हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज इस क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला में ही। आज जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी 13 अक्टूबर की। ठीक है, तो इससे पहले की अक्टूबर से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं या इस श्रृंखला से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उन सारी क्लासों को आप पहले सहजता पूर्वक अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो कुछ क्लासों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप उन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। एंड यार उसके बाद आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 13 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, तो क्लास का भरपूर आनंद लेते हुए हम लोग बात करते हैं 13 अक्टूबर के इतिहास का अध्ययन करेंगे जो कि बाकायदा देश और दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं होंगी जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 13 अक्टूबर के तारीख में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो बात करते हैं 13 अक्टूबर 1792 की बात करते हैं, यानी 1792 ईस्वी की बात करते हैं। 13 अक्टूबर 1792 यह वो तारीख है या इस 1792 में यार एक हमारी ऐसी घटना घटित होती है जो कि बाकायदा 13 अक्टूबर के तौर पे इतिहासकारों के द्वारा हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दी गई। क्या होता है कि 1792 में यार हमारी एक घटना यह होती है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा व्हाइट हाउस का, यानी व्हाइट हाउस का नाम सुना होगा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या होता है, एक सरकारी आवास के तौर पे देखा जाता है, जहां पे ये जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, ये यार क्या करते हैं कि अपना जो भी पद ग्रहण करते हैं या जो भी प्रशासनिक कार्य करते हैं वो उसी सरकारी आवास के माध्यम से या वहीं रह करके वो सारे कार्यभार वहां से क्या करते हैं, निर्वहित करते हैं। तो वहीं पे क्या होता है कि 1792 में इस व्हाइट हाउस की यानी सरकारी आवास की नींव रखी जाती है। पहली बार बनने की शुरुआत होती है किसकी, यानी व्हाइट हाउस के, व्हाइट हाउस के नींव का निर्माण, यानी पहली बार इसका निर्माण कार्य कब शुरू होता है, तो वो 13 अक्टूबर 1792 की तारीख के दिन यार इस व्हाइट हाउस के नींव का निर्माण हमारे किया जाता है। एंड यार उस समय से लेकर के आज प्रेजेंट टाइम तक कितना हुआ, यानी 1700 से 1800 वर्ष हो रहे हैं मेरे हिसाब से। तो यार उस समय से लेकर के आज तक यह राष्ट्रपति के आवास के तौर पे देखा जाता है और राष्ट्रपति यहाँ पे बैठ करके पूरे के पूरे अमेरिका का क्या करते हैं, जो भी प्रशासनिक कार्य है वो यहीं से करते हैं। तो इस कारणवश ये जो हमारी 13 अक्टूबर 1792 की तारीख है बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं इसी 13 अक्टूबर में ही 13 अक्टूबर 1895 की बात करते हैं, 1895, 13 अक्टूबर 1895 यह तारीख भी अपने आप में अलग पहचान के साथ में इतिहास में 13 अक्टूबर की तारीख पे दर्ज है। क्या होता है कि 1895 में एक हमारे भारतीय क्रिकेटर जिनको हम सीके नायडू के नाम से जानते हैं,
ये यार हमारे टेस्ट की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। तो ये भी याद रखना है, क्या होता है कि इनका जन्म होता है 1895 में। किसका? भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट के हमारे प्रथम टेस्ट मैच के कप्तान, प्रथम टेस्ट मैच के कप्तान है हमारे कौन कौन? इनका नाम है सीके नायडू। इनका जन्म होता है, ये बात हमें क्या करनी है, याद रखनी है। एंड इन्हीं के संदर्भ में और बोले तो इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था कोचारी कनकैया नायडू, यह इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो ये थे कौन? तो ये एक तरीके से बोले तो क्रिकेट के कप्तान थे, भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे, वो भी टेस्ट मैच के। इस शब्द को भी हमें क्या करना है, पकड़ना है। एंड यार इन्हीं के संदर्भ में और बात करें तो 1932 के आसपास आकर के ये मतलब इतिहास में इनको क्यों दर्ज किया गया? यार जन्म तो कई सारे ऐसे कप्तान हैं भारतीय टीम में जिनका जन्म भी होता है, या कई सारे उन्होंने ऐसे अद्भुत टेस्ट मैच के दौरान में या क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई नामों को दर्ज भी किया गया है बाकायदा इतिहास में। लेकिन इनको क्यों दर्ज किया गया? तो इनको यार इसी कारणवश दर्ज किया गया क्योंकि ये 1932 में आई थिंक ये मतलब इंग्लैंड में एक हमारा टेस्ट मैच होता है, या इंग्लैंड में एक हमारा मैच होता है, तो वहां पे इन्होंने जोरदार बल्लेबाजी की थी, जिस कारणवश आज इनको इतिहास में क्या कर दिया गया, दर्ज कर दिया गया। इसी कारणवश इनकी जो प्रसिद्धि है वो इतिहास में दर्ज हो पाई है। ठीक है, तो ये बाकायदा नायडू जी के संदर्भ में 13 अक्टूबर की तारीख इतिहास में क्या है, दर्ज है। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं 13 अक्टूबर 1911 की बात करते हैं। 1911 13 अक्टूबर 1911 की तारीख में यार हमारे एक नाम सुना होगा जिनको हम लोग मार्गरेट एलिजाबेथ के नाम से जानते हैं, या मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के नाम से भी जानते हैं। इनका क्या होता है? इनका निधन होता है, यानी ये मृत्यु को प्राप्त होती है। कौन? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, नाम याद रखना, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है? निधन होता है, या ये मृत्यु को प्राप्त होती है। कब? 1911 में। और इतना ही नहीं, इनके जो भी सारा सिस्टम था ये यार फिलहाल में यहाँ की नहीं थी, ये अमेरिका की थी, वो सॉरी ब्रिटेन वगैरह की थी। एंड ये इंडिया में रह करके ही इन्होंने अपने मतलब पूरा जो जीवन निर्वहन किया एलिजाबेथ ने, ये इंडिया में रह करके ही किया। क्यों? क्योंकि इंडिया जैसा देश इस पूरी पृथ्वी पे नहीं है और ना ही होगा। इस कारणवश इनको इंडिया की कई सारी ऐसी चीजें प्रभावित करती है जो कि यार इनके के पूरे जीवन को एकदम बदल करके रख देती हैं। तो इसी कारणवश इन्होंने अपने पूरे जीवन में जो भी कार्य किए, लोगों से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, या जितने भी कार्य किए, वो यार अपने कर्म भूमि के तौर पे अगर किसी देश को अपनाया तो वो देश था हमारा इंडिया। ठीक है, और इंडिया में रह करके ही इन्होंने, इनके एक गुरु हैं, इन्होंने अपना एक गुरु स्वयं चुना, जिनको हम यार स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। तो वो भी यार एक महान हस्ती थी स्वामी विवेकानंद, तो उन्हीं को ये अपना गुरु मानते हुए उन्हीं के प्रति अपना सारा जीवन समर्पित करती हैं। और इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनके बारे में तो यार आप परिचित ही होंगे। उनका जो जीवन था वो भी एकदम व्यक्तित्वपूर्ण था। उनका पूरा जीवन सादगी से भरा हुआ, निरंकारी स्वभाव था उनका, किसी भी प्रकार का कोई ना ही लोभ लालच,
ये एक तरीके से बोले तो समाज सेवी के तौर पे उनको भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। इन्हीं सारे चीजों को देखते हुए ये जो हमारी मार्गारेट जी थी, उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होती है कि वो उनको अपना गुरु मान लेती हैं। और गुरु मानने के साथ साथ में कैसा गुरु मानती हैं, तो वो मानती है आध्यात्मिक गुरु, यानी आध्यात्म के बेस पे उन्होंने अपना गुरु स्वामी विवेकानंद जी को बनाया। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है 1911 की, ये बाकायदा मार्गारेट जी के नाम पे 13 तारीख के तौर पे इतिहास में क्या हुई, दर्ज होकर के रह गई। और यही इंडिया में रह करके उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी लास्ट समय तक। ठीक है, तो इस कारणवश इस घटना को भी हमें क्या करना है, याद रखना है बाकायदा। इसी के पश्चात में बात करते हैं 13 अक्टूबर 1943 की बात करते हैं। 1943 ईस्वी क्या होता है कि 1943 में क्या होता है कि एक तरीके से बोले तो इटली जो है जर्मनी के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा करता है। ये घटना हमारी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्या होता है कि इटली के द्वारा जर्मनी के संदर्भ में या जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। कब करता है, तो वो करता है 1943 में। कौन करता है, इटली के द्वारा किया जाता है। एंड यार इसी के संदर्भ में बोले तो 1943 में ये करता तो है, जान गए हम, लेकिन 1936 में यानी 43 से पहले 36 में यानी कितना बोले 639 साल पहले क्या होता है कि ये जो हमारा इटली था, ये जर्मनी के संदर्भ में एक हमारा शब्द यूज होता है जिसको हम नाजीवाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये जर्मनी के खिलाफ नाजीवाद में जर्मनी के साथ में क्या होता है, शामिल होता है। कौन, इटली। तो इसको भी याद रखना है। कब शामिल होता है, 1936 में जर्मनी में नाजीवाद के साथ जर्मनी में होता है, शामिल होता है। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में 1940 में हमारा यार पढ़ा होगा तो बेटर है, नहीं पढ़ा तो और बेटर है। जब हमारा क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो उसमें भी इटली क्या है, अपने जो भी मित्र राष्ट्र होते हैं उनके साथ में क्या करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी इटली भाग लेता है। इस तथ्य को भी हमें पकड़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली कब भाग लेता है, 1940 में। 1940 में, ठीक है, तो इसे भी हमें पकड़ करके रखना है। एंड यार इतना ही नहीं, ये सारा सिस्टम इटली के संदर्भ में हमें क्या करना है, याद रखना है। और यार ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल भी होता है। एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा मित्र राष्ट्र जो भी थे, यानी जिन्होंने या जिनके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया गया था, इन लोगों ने क्या किया कि इटली पर अटैक बोल दिया। कब, यानी 1940 के पश्चात में। और युद्ध विराम की जब घोषणा होती है इटली वालों के लिए, तो उसी समय में मित्र राष्ट्रों के द्वारा क्या कर दिया गया, इनके युद्ध की घोषणा कर दी गई। और बाकायदा एक समझौता भी हुआ था, लेकिन उस समझौते को माना नहीं गया था। जैसे ही समझौता होता है तो इटलियों के संदर्भ में यार ये युद्ध की घोषणा हमारे कर दी जाती है। ठीक है, तो इस कारणवश भी यह जो 13 अक्टूबर 1943 की तारीख है, बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, वो भी 13 अक्टूबर की तारीख में। ठीक है, बात करते हैं इसी 13 अक्टूबर के संदर्भ में। 13 अक्टूबर 1987 की बात करते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही सुन लेते हैं, बॉलीवुड की खबरों से दूर रहना है हमें। पहले ही बोल चुका हूं, बॉलीवुड की खबरें याद नहीं रखनी हमें, केवल माइंड में सेट करके रखना है। 13 अक्टूबर 1987 की बात करते हैं।
हम लोगों ने सुना होगा, यानी एक हमारे जाने माने एक्टर जिनको हम किशोर कुमार के नाम से जानते हैं, 1987 में इनका क्या होता है, निधन होता है। ये यार एक ऐसे मतलब एक तरीके से बोले एक्टर थे या अभिनयकर्ता थे जिनके द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्मी जगत दुनिया में यार इनका काफी सारा नाम देखने के लिए मिलता है। इनको हम सदाबहार के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ओल्ड मॉडल के थे ये, तो अपने जमाने के एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पे या अदाकार के तौर पे इनको हम जानते हैं। और इतना ही नहीं, इनकी मृत्यु होती है, इनके जन्म को भी याद रख लेना, 4 अगस्त 1929 में किशोर कुमार का हमारे क्या होता है, जन्म होता है। ये थे कौन, ये एक्टर्स थे, हम भी जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में एक्टर भी थे, एक प्रोड्यूसर भी थे, एक डायरेक्टर भी थे, एंड यार एक सिंगर के तौर पे भी इनको हम जानते हैं। या फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के, वो सारे लोग इनको और इनके नाम से बाकायदा रूबरू हैं। ठीक है, तो इस कारणवश 13 अक्टूबर 1987 की जो तारीख है बाकायदा इतिहास में इनके नाम पे दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, बात करते हैं 13 अक्टूबर 1999 की बात करते हैं। 13 अक्टूबर 1999 की बात करते हैं। 13 अक्टूबर 1999, इसको याद रखना है हमें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि लगातार तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये याद रखना है 1999 में, यानी लगातार तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, लगातार तीसरी बार। ठीक है, इनको हम भारत रत्न के नाम से भी जानते हैं, या इनके नाम के आगे बाकायदा हम भारत रत्न भी लगाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनको भारत रत्न से बाकायदा संबोधित किया गया और राजनीति की दुनिया में जाना पहचाना नाम, एकदम दिग्गज धुरंधर राजनीतिज्ञ के तौर पे जानते हैं, जिनको हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड इन्हीं के संदर्भ में अगर मैं और बोलना चाहूं तो ये जो वाजपेयी जी है, इससे पहले जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं 1996 में, पहली बार प्रधानमंत्री कब बनते हैं, 1996 में, लेकिन ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो सरकार इनकी गिर जाती है और फिलहाल में मात्र केवल और केवल 13 दिनों तक इनकी सरकार सत्ता में रहती है। 1996 की बात बोल रहा हूं। ठीक है, एंड उसी के पश्चात में जब ये दूसरी बार बनते हैं प्रधानमंत्री, यानी 1998 में दूसरी बार इनको चुना गया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या होता है कि इनकी जो सरकार होती है वो महज केवल और केवल 13 महीनों तक इनकी सरकार सत्ता में रहती है। उसके पश्चात में फिर से ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते, इस कारणवश इनकी सरकार गिर जाती है। एंड फाइनली लास्ट में 13 अक्टूबर 1999 को फिर से चुनाव होता है और फिर से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें यार एज अ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को फिर से नियुक्त किया जाता है। और इतना ही नहीं, अब की इनकी सरकार सत्ता में भी आती है और पूरा का पूरा 5 साल का कार्यकाल क्या करती है, मतलब पूरा करती है। ठीक है, तो इस कारणवश ये 13 अक्टूबर 1999 की तारीख बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के संदर्भ में। ठीक है, तो इस घटना को भी हमें याद रखना है। बात करते हैं 13 अक्टूबर 2001 की बात करते हैं। 13 अक्टूबर 2001 यह घटना भी हमारी बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, इसको भी थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना है। क्या होता है
कि निरूपा रॉय, नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना और बेटर है। यहां देखते हैं क्या होता है। निरूपा रॉय, निरूपा रॉय इनका क्या होता है, निधन होता है। निरूपा रॉय का निधन होता है। यह एक हमारा जाना पहचाना नाम है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। और ये मतलब एक्टिंग तो इन्होंने की, लेकिन एज अ हीरो और हीरोइन एक्टिंग ना करके इन्होंने मां के किरदार को निभाया और बड़े ही बेहतरीन तरीके से निभाया। आज यार इनका जो भी नाम आता है, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बात करेंगे कि सबसे बेहतर मां के किरदार का प्रदर्शन किस एक्ट्रेस के माध्यम से किया गया, तो वो निरूपा रॉय का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा ही प्रचलित माना जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है ये बाकायदा निरूपा रॉय जी के संदर्भ में हमें याद रखनी है। ठीक है, एंड इसी के संबंध में हम लोग थोड़ी सी बात और करते हैं। ये निरूपा रॉय जी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में मां का खिताब भी दिया गया है, यानी एक खिताब इनको दिया गया, मां के खिताब के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है बाकायदा इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। एक तारीख यहाँ पे मैंने मिस कर दी, सारी तारीखें मैंने लाइन से बताई, लेकिन एक तारीख मैंने मिस कर दी, उसको भी देखते हैं। यानी 13 अक्टूबर 1943 के पश्चात में एक तारीख हमें और याद रख लेना, 1948 की तारीख, यानी 1948 की तारीख में क्या होता है, 1948 13 अक्टूबर 1948 की बात करते हैं। इस तारीख को भी हमें याद रखना है। क्या होता है कि ये भी हमारी एक तरीके से बोले तो ये भी फिल्म जगत की दुनिया से ही जुड़ा हुआ है। 1948 की तारीख, इसमें यार एक नाम हम लोगों ने सुना होगा जो कि बतौर सिंगर के तौर पे या गीतकार के तौर पे बड़ा ही प्रचलित नाम है हमारा। क्या होता है कि ये हमारे यहाँ के नहीं है। 1948 में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, नाम याद रखना, नुसरत फतेह अली खान, इनका क्या होता है, जन्म होता है। नुसरत फतेह अली खान का जन्म होता है 1948 में, और इनका जो पूरा नाम था वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के नाम से भी जानते हैं। और यार क्यों ना जाने, क्योंकि आजकल म्यूजिक कौन नहीं पसंद करता, तो ये एक तरीके से बोले तो बड़े ही बेहतरीन गायक के तौर पे यार जाने जाते हैं इतिहास में भी और फिल्मी जगत के दुनिया में भी। ठीक है, तो आजकल चाहे जो भी व्यक्ति हो, माइंड सबको फ्रेश करना है तो म्यूजिक सबसे अच्छा साधन है माइंड को फ्रेश करने का या खुद को रिलैक्स करने का। ठीक है, तो नुसरत फतेह अली खान, इनका जन्म होता है, कहां पे होता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और यहाँ के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमारा फैसलाबाद नाम का एक हमारा क्षेत्र आता है या स्थान आता है, जिसको हम लोग पंजाब प्रांत में देखते हैं। यहाँ पे हमारा इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो इस कारणवश भी ये हमारी 13 अक्टूबर 1948 की तारीख बाकायदा इतिहास में नुसरत जी के नाम पे दर्ज करके रख दी गई। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इतिहास में बाकायदा आज हमेशा और हमेशा के लिए इतिहासकारों ने दर्ज करके रख दिया। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय हिंद।